इनकोड न्यूज के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा यानी सुरेश मनचंदा का नमस्कार। इनकोड न्यूज को आज से हमने देश और राज्यों की ही नहीं बल्कि शहर, तहसील और गांव की भी राजनीति को डिकोड करने की दिशा में शुरू किया है। बीते कुछ सालों में राजनीति में नए रंग देखने को मिल रहे हैं। स्वयं राजनीति के महारथी आज की राजनीति को डिकोड करने के रास्ते तलाश रहे हैं। राजनीति करने वाले लोग अपनी राजनीति करेंगे और हम उनकी राजनीति को डिकोड। इसी श्रृंखला में इनकोड इसकी शुरुआत हरियाणा की धरती से करने जा रहा है, क्योंकि विश्व का अब तक का जो सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है वो हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर लड़ा गया, जिसे हम सभी महाभारत के नाम से जानते हैं। हां, राज्य की राजनीति के साथ साथ हम केंद्र की राजनीति को भी डिकोड करेंगे। इसीलिए हमारी सीरीज का नाम है डिकोड पॉलिटिक्स। हरियाणा, सबसे पहले बात, चूंकि हरियाणा से हमने शुरुआत की, तो हरियाणा में इस समय पर राजनीति का क्या दंगल चल रहा है, वहां पे क्या बिसात बिछी है, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि यहां पर जो खिलाड़ी हैं, मुख्य जो किरदार, मुख्य जो खिलाड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी और जेजेपी, ये 5 मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द पूरे हरियाणा की राजनीति इस समय पर घूम रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी, इन दो ही पार्टियों में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि आप यानी कि आम आदमी पार्टी का अगर हम बैकग्राउंड चेक करें और अगर उसके कार्यप्रणाली को देखें तो बड़े ही गुपचुप तरीके के साथ आम आदमी पार्टी अपनी बिसात को तैयार करती है और देखते ही देखते वहां पर काबिज हो जाती है। यह हमने दिल्ली में देखा, यह हमने पंजाब में देखा। चूंकि दिल्ली और पंजाब के बिल्कुल मध्य में स्थित हरियाणा बहुत बड़ा फैक्टर है, पंजाब का हरियाणा के अंदर में उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बड़ा सीधे तौर के ऊपर कनेक्शन है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जो सुरंग की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी बना चुकी है वो सुरंग, उसका कितना इंपैक्ट आएगा इसको हम यहां पर डिकोड करेंगे। परत दर परत हम खोलेंगे इसकी। जिस तरीके से प्याज का छिलका होता है ना, उसी तरीके से एक एक परत को उतार उतार करके आपको अंदर तक लेकर के जाएंगे। चलिए फिर आज शुरू करते हैं हरियाणा के सिरसा से। अब आप कहेंगे बात तो महाभारत की हुई थी, कुरुक्षेत्र की हुई थी, और फिर सिरसा क्यों? अब सिरसा इसलिए क्योंकि सिरसा की इस वक्त जो राजनीति है बड़ी खूबसूरत अंदाज में है। पूरा हरियाणा का केंद्र बना हुआ है वो। हालांकि राजधानी चंडीगढ़ है, केंद्र जो कभी रोहतक रहा करता था, पहले कभी सिरसा भी रहा करता था, लेकिन एक बार फिर से जो पूरी धुरी है, रोहतक का केंद्र बिंदु भी उठ करके सिरसा पहुंच गया है। तो इसलिए सिरसा बड़ा रोमांचकारी इस समय पर दंगल है। वहां पर अखाड़ा सज चुका है और वो अखाड़े से छन छन करके बहुत सारी चीजें निकल करके आई हैं। तो आज उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब आपको बता देते हैं कि ये दिलचस्प क्यों है। सिरसा ने पूरी हरियाणा की जो राजनीति है ना, उसको बड़ा दिलचस्प बना दिया है। वाकई में दिलचस्प बना दिया है। क्यों दिलचस्प बनाया, अभी आप देखिए। ये केवल, अब मैंने जैसे पहले भी कहा, जेजेपी या आईएनएलडी का गढ़ नहीं रह गया सिरसा। जो हम बात करते हैं ना कि जी हुड्डा साहब ने इनेलो के गढ़ के अंदर में सेंध मारी या वहां पर रैली कर दी, ये अब केवल जेजेपी का या आईएनएलडी का ये गढ़ मात्र नहीं रह गया है। चूंकि यहां पर शैलजा कुमारी जी ने और साथ ही हुड्डा जी ने जो इस समय पर अपना जोर दिखाया हुआ है,
और उसने इसको बड़ा ही दिलचस्प बना दिया। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अशोक तंवर, जी हां, अशोक तंवर जी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हुई है। इसमें बड़े गुपचुप तरीके से एक सुरंग तैयार की है जो सीधे किले तक जाती है और किले की कुर्सी के बिल्कुल नजदीक है। और वो सुरंग कहां से खुदी है और उस सुरंग का रास्ता क्या है, इस पर हम बात करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। सिरसा में फिलहाल 5 विधानसभा सीटें, सिरसा शहर, रानिया, डबवाली, कालांवाली और ऐलनाबाद, ये 5 सीटें हैं जिन पर इस समय पर बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। और आपको तो सबको पता होगा कि ये सिरसा की ये जो 5 सीटें हैं ना, इनमें से 3 सीटें तो ऐसी हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि हरियाणा ही नहीं, अगर मैं उत्तरी भारत कहूं तो उत्तरी भारत का सबसे महंगा चुनाव माना जाता है। और सिरसा शहर तो बिल्कुल खास तौर के ऊपर सबसे महंगा चुनाव माना जाता है। अब क्यों माना जाता है और क्या वजहें हैं इसके पीछे और इसके पीछे का खेला क्या है, इस पर हम बात करेंगे। अब इन सब को परत दर परत डिकोड भी करेंगे और इसका विश्लेषण बिल्कुल आम जनरल लैंग्वेज के अंदर में, जनरल भाषा में हम इसको करेंगे। सबसे पहले आज 29 दिसंबर है और सिरसा शहर से हमने अपनी सीरीज की भी शुरुआत की है। सिरसा शहर के विधायक गोपाल कांडा जी का जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले सिरसा शहर के विधायक गोपाल कांडा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है ये वीडियो आप तक पहुंचेगा और हमारी शुभकामनाएं भी आप तक पहुंचेंगी। आपको अब 2019 के चुनावों में सिरसा की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि 2019 का जो चुनाव था वो भी बड़ा दिलचस्प था सिरसा सीट से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको मजा आएगा और साथ ही साथ आपकी जो दिलचस्पी है वो इसमें बनी रहेगी। 2019 के जो चुनाव थे उस समय पर बड़े ही बुरे दौर से गोपाल कांडा जी गुजर रहे थे और उस बुरे दौर में गोपाल कांडा जी का साथ उनकी किस्मत ने दिया। गोपाल कांडा जी हारा हुआ चुनाव, हारा हुआ वो मैच जीत गए, केवल मात्र चंद वोटों से। इसको करिश्मा ही कहा जा सकता है। किस्मत बड़ी तेज थी गोपाल कांडा जी की साल 2019 में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किस्मत यहां पर लगता है कि भाग्य ने साथ पूरा पूरा दिया गोपाल कांडा जी का। और इसी किस्मत ने विधायकी का जो निवाला है युवा नेता के तौर पर जो उभरे गोकुल सेतिया जी से छीनकर गोपाल कांडा जी की झोली में डाल दिया। भाई, एक की जीत एक की हार तो होनी है, लेकिन यहां पर जो निवाला छीना गया किस्मत के द्वारा वो गोकुल सेतिया जी के मुख से निकला। यानी कि उनका हाथ बिल्कुल बाइट जो है मुंह के पास में थी और वहां से अब आप देखिए किस्मत ने वो निवाला जो है वो छीन करके गोपाल कांडा जी को दे दिया। 2019 में गोपाल सेतिया जी को इनेलो पार्टी का बाहर से समर्थन मिला था और इनेलो पार्टी के सभी वोट गोकुल सेतिया जी की झोली में गए। साथ ही गोकुल सेतिया चूंकि नए उभरते हुए चेहरे थे, युवा हैं और काफी अग्रेसिव भी थे, उन्होंने मेहनत बड़ी की थी। साथ ही उनके नाना जी से जो उनको विरासत में पंजाबी वोट बैंक मिला और नॉन जाट जो वोट बैंक मिला, उससे वो बिल्कुल जीत के मुहायने पर खड़े थे। इस बात में कोई दो राय नहीं। भले ही गोकुल सेतिया जी चुनाव हार गए, लेकिन 2019 में गोकुल सेतिया जी बड़े नेता के तौर के ऊपर अपनी छवि बनाने में कामयाब रहे। युवा होने के साथ साथ में पहला चुनाव उन्होंने ये लड़ा और उसके साथ में जो उन्होंने जो अपनी छवि बनाई, जो अपनी इमेज जो जनता के सामने बनाई, वो बड़ी साफ सुथरी और बहुत बेहतरीन बनाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ना, वो छवि धूमिल हो गई और इसका फायदा प्रतिद्वंदियों को मिल रहा है। लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आज इनेलो पार्टी का समर्थन गोकुल सेतिया जी के साथ है। वो वोट बैंक है, हालांकि उस वोट बैंक में भी सेंध लग चुकी है। मैं आपको बता दूं, उस वोट बैंक में सेंध लग चुकी है।
अब जो सेंध लगी है उसके बाद गोकुल सेतिया जी का भविष्य क्या इनेलो के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग वाला है? क्या केवल इनेलो पार्टी के अकेले के दम के साथ में गोकुल सेतिया जी इस चुनाव को जीत पाएंगे? गोकुल सेतिया से बहुत सारे कारणों से उनका जो बनाई हुई जो जमीन थी ना वो खिसक गई, जो वोट बैंक था वो छिटक गया। अब जो 2024 का जो रास्ता है गोकुल सेतिया जी के लिए बड़ा मुश्किल भरा है। हालांकि वो जमीन पर काम कर रहे हैं, रोजाना जमीन पर काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन जो सकारात्मकता आनी चाहिए थी वो सकारात्मकता नहीं आ रही। उसमें नकारात्मकता के बीज साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिविटी क्यों दिखाई दे रही है? इतनी मेहनत गोकुल सेतिया जी कर रहे हैं तो वहां पे नेगेटिविटी क्यों है? इसके कारण वो खुद हैं। इसी वजह से जो उनका 2024 का जो रास्ता है ना वो बड़ा चैलेंजिंग है। अगर गोकुल सेतिया जी चुनाव जीतना चाहते हैं और इस बार गोपाल कांडा जी शायद उनके सामने नहीं होंगे। जी मैं ठीक कह रहा हूं, गोपाल कांडा जी के साथ इस बार उनकी टक्कर नहीं होगी। इस बार टक्कर जो है वो गोविंद कांडा जी से होगी। अब गोविंद कांडा जी के साथ टक्कर कैसे होगी? क्योंकि गोविंद कांडा जी बीजेपी की तरफ से इस बार सिरसा की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इस बार गोपाल कांडा जी हो सकता है कि किसी भी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े, ऐसा मेरा आंकलन है। अब गोविंद कांडा जी, अगर आप लोगों ने पिछले कई महीनों से अगर विधायक साहब की कोई खबर पड़ी हो तो उस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। उसमें जो तस्वीर छपती है वो गोपाल कांडा जी की, खबर तो गोपाल कांडा जी की होती है लेकिन तस्वीर दोनों भाइयों की साथ छपती है। चूंकि ये प्रिटेंड करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाला जो चुनाव है उसमें आप विधायक गोपाल कांडा जी के स्थान के ऊपर पे गोविंद कांडा जी को मानना शुरू कर दीजिए। चूंकि गोपाल कांडा जी अपने कारोबार में अभी भी व्यस्त हैं और सिरसा शहर के अंदर में अपनी विधानसभा सीट के ऊपर पे वो इतने प्रेजेंट नहीं होते जितने गोविंद कांडा जी उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। और गोविंद कांडा जी ही सभी लोगों से मिलना जुलना, खोज खबर रखना, एक्टिविटीज करना, बुरे एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर में इस समय पर गोविंद कांडा वहां पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जो एक काम वाकई में विधायक को करना चाहिए वो गोविंद कांडा कर रहे हैं। तो गोविंद कांडा जी की जो प्रेजेंस है वो वहां पर साफ दिखाई देती है, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। पत्रकारों के पास भी जो तस्वीरें उनकी खबर लगाने के लिए जाती हैं उसमें भी दोनों भाई होते हैं। तो ये प्रिटेंड करने की पूरी कोशिश है। इसको भी मैं अभी थोड़ा सा और डिकोड करूंगा, डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी ध्यान जो केंद्रित है वो गोकुल सेतिया जी की तरफ है। तो वापस हम एक बार गोकुल सेतिया जी की तरफ दोबारा चलते हैं। तो गोकुल सेतिया जी को इनेलो का इस बार जरूर समर्थन मिला हुआ है। पंजाबी वोट हालांकि वो खो चुके हैं, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, दो राय नहीं है, आकलन किया जा सकता है स्पष्ट तौर के ऊपर पे। हाल ही में जिस एग्रेशन का इस्तेमाल गोकुल सेतिया जी करते हैं उससे शायद ये महसूस हो रहा है कि अब बड़े नेता वो बन चुके हैं, लेकिन उनकी इन्हीं उत्तेजनाओं के चलते वो अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं। अब कहेंगे यार उत्तेजित है, अच्छा काम कर रहे हैं, एग्रेशन है, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो फिर वोट बैंक कैसे खिसक रहा है? यही कारण है, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं इसीलिए वोट बैंक खिसक रहा है। कहां पे अग्रेशन दिखानी है, कहां पर नहीं दिखानी है, ये एनालिसिस जो है वो गोकुल सेतिया जी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। गोकुल सेतिया जी की यही चीजें जो हैं वो उनके विरुद्ध जा रही हैं। कबीर धाम, कबीर पार्क के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, गोविंद कांडा जी वहीं थे। गोकुल सेतिया जी ने जो अपने आप को जहां जो इस समय पर प्रेजेंट किया उससे उनका वोट बैंक बढ़ा नहीं, उससे वो कबीर धाम से जुड़े हुए जो लोग थे, जो वो वोट बैंक था, वो उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ बल्कि वो उनके नेगेटिव चला गया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से उनके जो पैर के नीचे से जो राजनीतिक जो जमीन है जो उन्होंने तैयार की थी कड़ी मेहनत के साथ में, वो खिसकती जा रही है।
ये भले ही अपने शुभचिंतकों को एक बार सर्वे करने के लिए भेजें बाजार के अंदर में, तो थोड़ा सा अपने शुभचिंतकों को भेजिएगा, चाटुकारों को मत भेजिएगा, तो पता चलेगा कि धरातल पे क्या है, किस तरीके की इस समय पर जमीन जो है वो आपके पैरों के नीचे से खिसक गई है। तो लोगों का यह मानना है कि गोकुल सेतिया जी अग्रेसिव हैं, उनका गुस्सा कई बार सातवें आसमान पर चला जाता है, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाएंगे तब पता नहीं कौन से आसमान को वो छू जाएंगे, और तब क्या हालत होगी, तब पता नहीं वोटर को पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे। इस तरीके के सेंटिमेंट्स जो हैं वो वोटर के जहन में पड़ने शुरू हो चुके हैं। तो इसका आंकलन स्वयं बैठ करके गोकुल सेतिया जी को करना चाहिए। और खुद से जो वो वीडियो बना करके अपलोड करते हैं वो कतई उनका पॉजिटिविटी नहीं है, वो उनके बल्कि नकारात्मक सेंटिमेंट्स को ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, सकारात्मक नहीं हो रहा। उससे भी उनका जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है, और इसका जो फायदा है वो प्रतिद्वंदियों को मिल रहा है। अब प्रतिद्वंदी कई हैं, एक नहीं है, सिर्फ गोविंद कांडा या गोपाल कांडा जी यहां पर आपके प्रतिद्वंदी नहीं है, और भी प्रतिद्वंदी है, उनको भी इसका फायदा मिल रहा है। तो ये जो आंच है, देखिए मैं इस समय पर उत्तर प्रदेश में बैठ करके इस चीज को महसूस कर रहा हूं, तो वहां की जो पब्लिक है, वहां के जो लोग हैं, वो इसकी तपिश को कितना महसूस कर रहे होंगे, ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप अपने शुभचिंतकों को वहां पर भेजिए बाजार के अंदर में, जमीनी धरातल के ऊपर पे, वो आपको एक्चुअल फीडबैक ला करके देंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2024 का जो चुनाव है गोकुल सेतिया जी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब यहां पर गोकुल सेतिया जी, जो हमारे पास में जो इनपुट्स हैं, गोकुल सेतिया जी कांग्रेस के भी संपर्क में हैं और इनेलो के तो संपर्क में सीधे तौर के ऊपर हैं ही हैं। ऐसी संभावनाएं हैं और होनी भी चाहिए। राजनीति के अंदर में सब कुछ है और जीतना जरूरी है, तो कैसे जीता जाए उसका एक आंकलन भी लगाना चाहिए। तो सेतिया जी को अगर 2024 का जो चुनाव है वो जीतना है, तो इनेलो के साथ साथ कांग्रेस की तरफ का रास्ता या आप की तरफ का रास्ता उनके लिए दिखाई देता है। चूंकि अगर गोकुल सेतिया जी कांग्रेस के साथ में गठजोड़ कर लेते हैं, और तो सीट जो है सिरसा की वो निकालने में कामयाब हो सकते हैं, जो आज का कांग्रेस के प्रति जो माहौल दिखाई देता है उसको देखते हुए। लेकिन अब यहां पर कई तरह के कांटे, कई तरह की दिक्कतें, कई तरीके की रुकावटें सामने हैं। शैलजा कुमारी जी जो अभी हाल फिलहाल के अंदर में वीरभान मेहता जी को दोबारा कांग्रेस के अंदर में जोड़ पाने में कामयाब रही हैं, और उनके साथ में कई और भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो फिर उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सिरसा की जो टिकट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर गोकुल सेतिया जी को चली जाती है, तो भाई वीरभान मेहता जी का क्या होगा। चलिए ये तो शैलजा कुमारी जी के खेमे से। अगर मैं ये कहूँ कि गोकुल सेतिया जी भूपेंद्र हुड्डा जी के खेमे से चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी जो केमिस्ट्री है, अब देखिए गोकुल सेतिया जी अगर भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से जाएंगे, तो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो 24 तारीख को सिरसा में रैली हुई थी, उस रैली के दौरान जो फेस उभर करके सामने आया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिरसा के लिए, राजकुमार शर्मा जी का, जो कि होशियारीलाल शर्मा जी के बेटे हैं, तो अब उनको हुड्डा जी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कड़ी मेहनत की। फिर अमीरचंद चावला जी का क्या होगा। अमीरचंद चावला जी बड़ी उम्मीदों के साथ में हुड्डा जी के फेस को देख करके और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, तो हुड्डा जी को अमीरचंद चावला जी को भी जवाब देना पड़ेगा, और वहाँ पे राजकुमार शर्मा जी को भी जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो राजनीति है यहाँ पर, ठीक है जीतना जरूरी है, रूठना मनाना ये सब हो सकता है कि चलता रहे, बाद में इसके ऊपर पे चीज़ें आएँ, रूठना मनाना भी होगा निश्चित तौर के ऊपर। जब टिकटें बांटी जाती हैं, फिर कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग की किस्मत खुल जाती है, तो ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन केमिस्ट्री यही नहीं रुकती। सिरसा शहर की जो सीट पर इस बार बीजेपी अपना जो खाता खोलने के लिए आतुर है, और निश्चित तौर के ऊपर पे उसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सीधी टक्कर तो निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी पूरी ताकत सिरसा में लगा रखी है,
और दीपेंद्र हुड्डा ने हाल ही में जो 24 दिसंबर को जो सिरसा में रैली हुई थी, और उस समय पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी वहां पर थे, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने देखिए स्पष्ट तौर के ऊपर उनसे डिमांड की थी कि सिरसा का प्रभारी आप मुझे बना दीजिए। अब इसके कई मायने हैं, सिरसा के प्रभारी बनने के कई मायने हैं। सिरसा का प्रभारी दीपेंद्र हुड्डा जी क्यों बनना चाहते हैं, तो इसको हम अगले एपिसोड में डिकोड करेंगे। पॉलिटिक्स हरियाणा सिरसा में बताएंगे भाग 2 में। अगली सीरीज देखने के लिए और हर रोज देश और आपके जो राज्य, आपकी तहसील, आपके गांव की जो पॉलिटिक्स है उसको डिकोड होते हुए अगर आप देखना चाहते हैं, बड़े नज़दीकी से आप हर एक व्यक्ति का एनालिसिस देखना चाहते हैं, व्यक्ति विशेष का एनालिसिस देखना चाहते हैं, पार्टी विशेष का एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारा जो चैनल है इनकोड न्यूज़, इसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर ही हम सभी न्यूज़ को, सभी के व्यक्तित्व को यहाँ पर डिकोड करने वाले हैं, आपके समक्ष एक एक परत को यहाँ पर खोलने वाले हैं। बेल बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि उसकी जो लेटेस्ट जो आपके पास में अपडेट्स हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास में आती रहे। यहीं पर आपको प्रश्न चिन्ह के साथ छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी सिरसा शहर के अंदर एनालिसिस करने के लिए 3 से 4 अभी व्यक्तित्व और बाकी हैं। उनमें से कौन कौन है, कौन से छुपे रुस्तम निकल करके आने वाले हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। सिरसा की जो इस समय की जो राजनीति है बड़ी दिलचस्प हुई है, और इसको जारी रखने के लिए और साथ ही ये देख जानने के लिए कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी की जो पॉलिटिक्स है वो सिरसा, हिसार और जींद के इलाकों में क्या करने जा रही है, क्योंकि वहीं से ही वो थोड़े से चूके थे पिछली बार 2019 में। तो वहां पे इस समय पर क्या खेला होने वाला है, इसको हम डिकोड करेंगे पॉलिटिक्स हरियाणा सिरसा एपिसोड भाग 2 में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इसका जो दूसरा एपिसोड है, जो ये आइकन आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर पे, उसको क्लिक करके आप दूसरा एपिसोड इसके ऊपर देख सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।